हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके सघन विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या बोला है, सघन माध्यम। ये हम लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। अब देखिए इधर हम मान लेते हैं ये सघन माध्यम है, ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है। और इधर हम मान लेते हैं ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। देखिए आपने ये पढ़ा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो दोस्तों जब इधर से प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये विचलित होते होते और दूर जाते जाते यानी आई जो कोण आई होगा, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण यानी कितने अंश के बराबर हो जाएगा, ये लगभग 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये सघन माध्यम से जाते जाते एक समय ऐसा आएगा, विरल माध्यम में जब ये प्रवेश करेंगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश बनेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है दोस्तों, क्रांतिक कोण क्या कहलाता है। आइए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज का हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यह हमने एक डायग्राम लिया, ठीक है, एक डायग्राम लिया, यह अभिलंब डाल दिया। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, ये देखिए विरल माध्यम से इधर से जब इधर प्रवेश करेंगी तो देखिए क्रांतिक कोण का मान, यहाँ पे हमने अभी लिखा है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। किसका, आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। मतलब ये देखिए 90 अंश से क्या हो जाएगा, जब ये 90 अंश से अधिक हो जाएगा तो ये जो किरणें होंगी दोस्तों, ये किरणें क्या हो जाएंगी, हो जाता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियमों का क्या करती हैं, पालन नहीं करती हैं और ये उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, वापस लौट आएंगी। ये दूसरा डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों जब प्रकाश की किरणें इधर से पड़ रही हैं तो जब इसका क्रांतिक कोण का, इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जब ये परावर्तन का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो ये उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, वापस लौट आएंगी, यानी उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाश की किरणें जब इधर से प्रवेश कर रही हैं तो ये 90 अंश से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जाएगा। जब ये किरणें 90 अंश से अधिक हो जाएंगी तो यहाँ पे परावर्तन नहीं होगा, यानी देखिए प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का क्या पालन नहीं करती हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम का यह पालन नहीं करेंगे और उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, यहाँ हमने लिखा है कि उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में वह फिर क्या हो जाएंगी, वापस लौट आएंगी। इसी को हम क्या कहेंगे, इधर से किरणें जा रही है और इधर से परावर्तित हो जा रही हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस जो ये घटना होती है, ये जो घटनाएं होती है इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं, इसके कुछ शर्तों के विषय में पढ़ लेते हैं कि इसके कुछ शर्त क्या है। ठीक है, ये शर्तों के विषय में हम पढ़ लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त कुछ होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला शर्त है दोस्तों, प्रकाश किरणें हर समय सघन माध्यम से कहाँ जाती हैं, विरल माध्यम में जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हर समय प्रकाश की किरणें जो होंगी वो सघन माध्यम से किधर जाती हैं, विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे अभी हमने बताया कि यह हमारा क्या है, यह सघन माध्यम है और यह क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है दोस्तों, यह हमने सघन माध्यम लिया, विरल माध्यम। तो जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो जो इनके शर्त होंगे कि जो प्रकाश की किरणें होंगी वो सघन माध्यम में किस में प्रवेश करेंगी, विरल माध्यम में जाती हैं। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा शर्त है आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अभी हमने बोला है कि आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए परावर्तन के समय क्या हो जाती हैं, उसी मार्ग में क्या हो जाती हैं, वापस लौट आती हैं। तो ये दूसरी शर्त क्या कर रहा है दोस्तों, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है, क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है। ये हमारा दूसरा शर्त है। ठीक है दोस्तों, ये शर्त में हमने देखा, ये 2 शर्तें हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। आइए देख लेते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है। तो एक हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, जिसको हम इसी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें जहाँ से चलती है वहाँ पे क्या होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, यह प्रकाश किरणें, ठीक है, इधर से चल रही हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में हम क्या पढ़ेंगे, संबंध। तो आइए देखते हैं, माना कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, यह हमने ले लिया क्या, सघन माध्यम ले लिया, और यह ले लिया क्या, विरल माध्यम। ठीक है, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जब ये सघन माध्यम से किसमें, विरल माध्यम में प्रवेश करेंगे, तो ये पूरा विरल माध्यम है, ये पूरा सघन माध्यम है, तो करती हैं। तो सघन माध्यम में आपतन कोण, देखिए ये क्या होता है, आपतन कोण आई, तथा क्या होता है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर, ये अपवर्तन कोण आर। अभी हमने बोला क्रांतिक कोण कितने डिग्री से होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है दोस्तों, ये 90 अंश होता है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण क्या क्या आर है। ठीक है, तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम हमने पढ़ा है दोस्तों कि साइन आई बटे में क्या पढ़ा है, साइन आर पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, हमने यही पढ़ा है क्या, साइन आई बटे में साइन आर, यही पढ़ा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ा इसे से। ठीक है, अब यहाँ हम ले लेते हैं म्यू। यहाँ देखिए सघन माध्यम क्या है, हवा, और विरल माध्यम क्या है, वाटर। जब ये इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ क्या, साइन आई बटे में क्या, साइन आर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि हम ले लेते हैं कि यदि आई मतलब क्या, कौन सा माध्यम, अपवर्तन कोण। ठीक है, आई जो है वह आपतन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। सॉरी, अगर क्या करें, जो अपवर्तन कोण है वह क्रांतिक कोण आई सी के क्या है, बराबर है, तो आर बराबर हम क्या लेंगे, 90 अंश लेंगे। तो हम अपवर्तन कोण क्या लेंगे दोस्तों, 90 अंश लेंगे, अगर आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर है तब। ठीक है, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे 90 अंश रखते हैं आर के जगह पे, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ म्यू ए डब्लू, यह ए क्या है, हवा है, और ये डब्लू क्या है, वाटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये हवा से किस में प्रवेश कर रही है, वाटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन आई के जगह पे हम क्या रखेंगे, आई सी, अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन कितना दोस्तों, 90 अंश। आप जानते हैं साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं साइन 90 अंश बराबर कितना, 1, ये हम जानते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे, तो यहाँ म्यू ए, यहाँ डब्लू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई सी बटे में क्या, 1। आगे चलते हैं दोस्तों, उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से। उत्क्रमणिकता का सिद्धांत क्या होता है, म्यू डब्लू ए, यानी ए और वाई ये बराबर इतना होता है कि 1/म्यू ए, और यहाँ क्या होता है, डब्लू। ठीक है दोस्तों, इतना बराबर इतना होता है। तो क्या हम इतने के जगह पे इतने को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने के जगह पे हम इतने को रख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/म्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ क्या हो जाएगा डब्लू, इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, साइन आई सी बटे में क्या आएगा, 1। यदि हम दोस्तों इसको पलट दें, इसको ऊपर कर दें, तो ये भी पलट जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ क्या आएगा,
म्यू ए डब्लू बराबर 1 में क्या आएगा, साइन आई सी निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे हम जानते हैं, ठीक है, आप कक्षा 10th में पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, और यदि आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो आपको तो वहाँ पे त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं। तो आइए, यहाँ पे हमने पढ़ा है साइन आई सी बराबर क्या होता है, 1/साइन आई सी बराबर होता है क्या, कोशेक। क्या होता है, कोशेक आई सी। ठीक है दोस्तों, आप ये जानते हैं 1/साइन आई सी बराबर क्या होता है, कोशेक आई सी होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि 1/1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आई सी दे दिया, तो इस पूरे का जगह हम क्या रख सकते हैं, कोसेक आई सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू ए, और यहाँ पे जब हम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोसेक आई और सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि लिख देते हैं, यदि अपवर्तनांक व्यापक रूप से म्यू हो तो, यदि अपवर्तनांक व्यापक रूप से क्या हो, म्यू हो, ये अपवर्तनांक व्यापक रूप से म्यू हो, तो म्यू बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, कोशेक आई सी, हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में क्या है, संबंध है। यही जो हमारा निकल के आया है, यही क्या है, अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध है। एक लाइन और हम बढ़ाते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, यही अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में क्या है, संबंध है, जो हमारा निकल के आएगा म्यू इक्वल टू कोशेक आई सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके हम कुछ और विषय में जान लेते हैं, अपवर्तनांक के विषय में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और इसी के विषय में हम जान लेते हैं। कभी आपने हीरा देखा है, हीरा, जो हीरा होता है दोस्तों, हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा हर समय क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, पानी के बुलबुले, ठीक है, पानी में जो छोटे छोटे पानी के बुलबुले होते हैं, उनको आपने देखा होगा, वो भी चमकदार दिखाई देते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पानी के बुलबुले, पानी के बुलबुले। ये जो पानी के बुलबुले होते हैं, ये भी क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा सिक्का, यदि किसी सिक्के को हम जल में फेंक देते हैं तो वो भी हमको कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, किसी जल में अगर हम वाटर को फेंक देते हैं, वाटर में कभी सिक्के को फेंक देते हैं, ठीक है, किसी जल में सिक्कों को फेंक देते हैं, तो सिक्का आपको कैसा दिखाई देता है दोस्तों, चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपसे ये कभी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि हीरा किसके कारण चमकता है, तो आप बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, पानी में जो बुलबुले होते हैं छोटे छोटे, वो किसके कारण चमकते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो जल में देखते हैं दोस्तों, तो आपको चमकती हुई नज़र आती हैं, तो ये किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों के विषय में पढ़ा दोस्तों। पहला पढ़ा क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, और इसके बाद पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बाद पढ़ा अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। अगर देखा जाए तो इस पूरे टॉपिक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसके बाद ये टॉपिक जो रिलेटेड था वो किससे रिलेटेड था दोस्तों, ये टॉपिक रिलेटेड था हमारा क्रांतिक कोण से। सभी चीज़ें रिलेटेड है क्रांतिक कोण से। ठीक है, तो क्रांतिक कोण इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछता है परीक्षा में दोस्तों, और ये सूत्र के डेरिवेशन में के विषय में पूछता है कि
अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध ये पूछता है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर कक्षा 12 की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन हम नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे उनका बोर्ड का काफ़ी अच्छा तैयारी हो सके। जय हिंद दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।